आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई। जी हां दोस्तों, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तैयारी काफी समय से काफी विद्यार्थी कर रहे थे और नवंबर मार्च से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे जो चलने वाले हैं 4 दिसंबर तक। तो प्यारे साथियों, अब आवेदन का समय आ चुका है, परीक्षा का समय आ चुका है। तो ऐसे में आपको यह पता होना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का सिलेबस क्या है। तो आइए हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के फर्स्ट पेपर जो जीके का पेपर है उसका संपूर्ण एनालिसिस करेंगे, पूरा सिलेबस जानेंगे कि आखिरकार नया पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, क्या हटाया गया है और क्या जोड़ा गया है। इस पर संपूर्ण जानकारी हासिल हम करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज के सेशन को हम शुरू करें उससे पहले आप सभी लोग मिलकर के वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठी ग्रुप तक, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक तक, तमाम उन विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए और सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो उनके लिए वीडियो होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है क्योंकि बहुत आसान और व्यवहारिक शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। क्योंकि इस पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी इसका सिलेबस टॉपिक वाइज नहीं मिलने वाला है और मैं इसका सिलेबस आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूं कि आखिरकार हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज सिलेबस क्या रहने वाला है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें, बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना समय गवाए। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, यह है आपके परीक्षा की स्कीम जो कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए अगर हम बात करें स्कूल व्याख्याता के लिए जीके जीएस का जो फर्स्ट पेपर है वो रहने वाला है ना। अब परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, प्रश्नों की संख्या कितनी है, अंक कितने हैं, याद रहे ये जो मैं अभी बता रहा हूं यह केवल फर्स्ट पेपर के लिए ही बताया जा रहा है, प्रथम प्रश्न पत्र के लिए ही बताया जा रहा है जो कि आपका फर्स्ट पेपर है उसी के लिए बताया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले तो आपको यह पता होना बेहद जरूरी है कि फर्स्ट पेपर जो है इसमें कुल कितने प्रश्न आने वाले हैं। 75 सवाल आने वाले हैं और 75 सवालों में आप देखेंगे एक सवाल 2 नंबर का है और यदि एक सवाल 2 नंबर का है तो 75 के हिसाब से हम देखेंगे कुल अंकों का भार हो जाता है विद्यार्थियों 150। वेटेज होता है टोटल फर्स्ट पेपर आपके 150 अंकों का है, 75 सवाल आने वाले हैं और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 1.5 घंटा। जी हाँ दोस्तों, 90 मिनट आपको यहां मिलने वाले हैं। 90 मिनट में आपको 150 सवाल सॉल्व करने, 75 सवाल सॉल्व करने होंगे, 150 अंकों के लिए होने वाले हैं। और फर्स्ट पेपर आप देख रहे हैं विद्यार्थियों की, फर्स्ट पेपर को कुल 5 भागों में बांटा गया है जिसमें पहला है राजस्थान का इतिहास और भारतीय इतिहास, जिसमें आपको राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री आपको पढ़नी होती है ना। इसमें भी मूल रूप से देखो यह बात कही जा रही है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष फोकस रखना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुए हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है, वहां से सवाल ज्यादा पूछेंगे। प्रश्नों की संख्या रहेगी 15 और कुल वेटेज इसमें रहने वाला है विद्यार्थियों आपका, जी हां, 30 अंकों का, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का है। तो हिस्ट्री के, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के 15 सवाल आएंगे, 30 अंकों के होने वाली है। फिर बात करें तो तार्किक क्षमता की, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता परीक्षण की, गणित, हिंदी एवं इंग्लिश की, तो इनके कुल 20 सवाल आने वाले हैं और अंक इसमें रहने वाले हैं 40 20 सवाल हैं, 40 अंकों के लिए होने वाले हैं। करंट अफेयर की बात करें समसामयिक की, जो कि भारत और राजस्थान, इंडिया और राजस्थान दोनों का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो विद्यार्थियों 10 सवाल आने वाले हैं करंट अफेयर के, जिसके 20 अंक आपको दिए जाएंगे। फिर बात करें विद्यार्थियों तो अगला आता है आपका जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान और राजस्थान का भूगोल। इसके आपके कुल 15 सवाल आएंगे और 30 अंकों का वेटेज आपका रहने वाला है। 15 सवाल है, 30 अंकों के लिए होने वाली है राजस्थान की ज्योग्राफी, जनरल साइंस और इंडियन पॉलिटी। और सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो विद्यार्थियों ये है आपका शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन और आरटी 2009, एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट और आरटी 2009। इसके आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों की कुल 15 सवाल आने वाले हैं और 15 सवालों के लिए आपका 30 अंकों का वेटेज यहां पर रहने वाला है। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेपर का परीक्षा की स्कीम की कुल 75 सवाल आएंगे और 75 में से मैंने आपको बता दिया है कुल 150, जी हाँ दोस्तों, 150 अंकों की होने वाली है। 150 अंकों को प्राप्त करने के लिए 1.5 घंटे यानी 90 मिनट का समय मिलेगा 75 सवाल सोल्व करने। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है जो आपको देखने को मिलता है। अब पहला प्रश्न पत्र जो है विद्यार्थियों, इसमें 75 प्रश्न होंगे। 75 प्रश्नों में सभी अंकों के प्रश्नों के अंक समान है, यानी हर सवाल 2 नंबर का ही होने वाला है। ये बात यहां पर अगर आप गलती करते हैं तो गलत जवाब देने पर आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी सवाल का अंक काट लिया जाएगा। कहने का मतलब यह कि अगर आपके 3 सवाल लगातार गलत हुए या 3 सवाल कहीं से भी गलत हुए, है ना, लगातार ना होकर अनिरंतर भी होते हैं, तो आपका हर 3 सवाल गलत होने पर एक सवाल का जितना वेटेज है प्रश्नों का वो काट लिया जाएगा। तो 2 अंक कट जाएंगे यदि 3 सवाल गलत हुए तो, है ना। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब ये था फर्स्ट पेपर की परीक्षा की स्कीम। आगे हम बात करेंगे फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है। उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है विद्यार्थियों कि फर्स्ट पेपर जो है, याद रहे, फर्स्ट पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो है 75, वेटेज रहने वाला है 150। लेकिन अगर आप सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे तो सेकंड पेपर में विद्यार्थियों आप पाएंगे सेकंड पेपर
सेकंड पेपर में आपके कुल 150 सवाल आएंगे और ये देख पा रहे हैं आपकी 300 अंकों के लिए होने वाला है ना, 300 अंकों के लिए होने वाला है, 300 अंक इसमें आपके देखने को मिलेंगे, है ना। तो 300 अंकों का आपका सेकंड पेपर होने वाला है ना, 300 अंकों का होगा। अब इस पर हम बात कर लेते हैं आखिरकार कैसे इसका आयोजन होगा, है ना। अब देखिए आपका ध्यान पूरा पूरा अभी यही है कि सर ये 75 सवाल छोड़ दो, हम तो 150 अंक प्राप्त करना चाहते हैं। 150 अंक पहले पेपर के लिए है, सेकंड पेपर 300 अंकों का है, कुल 450 अंकों का है, 450 टोटल अंकों की ये परीक्षा होने वाली है। और इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो रखी गई है ना। अब आप तो कोई ऐसा सूत्र बता दें कि बस हमारा काम हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जब तक मैं हूं आपको कोई चिंता नहीं करनी है। 450 मार्क्स का ये टोटल फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर होने वाला है। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है 1/3। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि आप जितना मुझसे पढ़ लोगे उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि विद्यार्थियों मैं आपके 80 नंबर जो है 80 अंक यहां पर आपको पूरे पूरे दिलाने वाला हूं। कैसे दिलाने वाला हूं आइए इस पर भी बात करूंगा कि 80 अंक मैं कैसे आपके श्योर कर सकता हूं। तो चलिए देखते हैं 80 अंकों का खेल क्या है। देखो विद्यार्थियों आपने देखा है कि फर्स्ट पेपर जो था, अब फिर से एक बार देख लें, फर्स्ट पेपर जो था वो फर्स्ट पेपर 5 भागों में बटा हुआ है और उसकी 5वां पार्ट जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, आरटी 2009 और शैक्षिक परिदृश्य से मिलकर बनी। यानी कि आप देखिए फर्स्ट पेपर में जो है आपके फर्स्ट पेपर में आपके कुल मिला के मेरा वेटेज जो है वो ये रहा, साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक परिदृश्य, एजुकेशनल सिनारियो और आरटी 2009। यहां पर आप पाएंगे विद्यार्थियों की इनके कुल सवाल जो आने वाले हैं ये 15 सवाल आने वाले हैं, है ना। 15 सवाल आने वाले हैं और 30 अंकों का इनका वेटेज है। तो ये साइकोलॉजी में आपको पढ़ूंगा, एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको पढ़ूंगा, शैक्षिक परिदृश्य में आपको पढ़ूंगा, आरटी 2009 में आपको पढ़ूंगा। तो 30 अंक तो यहां से हो गए। बचे हुए 50 अंकों के लिए आपको यहां मेहनत करनी है। 50 अंक जो है 50 अंकों में आपको जो पेडागोजी है, शिक्षा शास्त्र, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है, सहायक सामग्री, ये मैं आपको पढ़ूंगा। सूचना तकनीकी क्या होती है ये मैं आपको पढ़ूंगा। कुल मिला के विद्यार्थियों 450 में से अगर 80 अंक आप चाहते हो, क्योंकि 80 अंक बहुत बड़े एक हम कहेंगे अंतर रखते हैं यदि आपका सिलेक्शन आपको सुनिश्चित करना है तो, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी 1 नंबर 2 नंबर से जब चूक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आखिरकार एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। और मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि विद्यार्थियों मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें से 80 अंक जो है 80 अंक मैं आपको दिलाने वाला हूं। कुल 80 अंकों का वेटेज मेरा रहने वाला है। पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपकी तैयारी के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। हमेशा से आपको कह रहा हूं विद्यार्थियों कि जब तक मैं आपके साथ हूं, लक्ष्य परिवार आपके साथ है, तब तक आपको कोई चिंता नहीं करनी। तो 450 में से 80 अंकों का वेटेज आप सोच के देखिए कितना बड़ा फासला रखता है एक सिलेक्शन के लिए। तो आपके इस 80 अंकों की तैयारी के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। लेकिन और भी बाकी जो सब्जेक्ट है उनको आखिरकार कैसे तैयार करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको साइकोलॉजी कठिन लगती है, मैनेजमेंट कठिन लगता है, एजुकेशनल सिनारियो, आरटी की धारा याद नहीं होती, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं साइकोलॉजी हो, मैनेजमेंट हो या आरटी 2009 की धाराएं हो, सब कुछ आपको टिप्स पे याद करवाने वाला हूं। सब कुछ आपको जो पढ़ाया जाएगा वो हाथों हाथ याद हो जाएगा। ये आईसीटी की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की और पेडागोजी की कोई चिंता नहीं करनी है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको ये समझाने वाला हूं और आपके ये 80 अंक मैं आपके हाथ से बाहर किसी भी कीमत पर नहीं जाने देने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार फर्स्ट पेपर का पूरा सिलेबस क्या है, क्योंकि मैं केवल साइकोलॉजी तो मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन और भी जो सब्जेक्ट है उनका वेटेज क्या रहने वाला है इस पर बात करते हैं। तो विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं भाग 1 की अगर हम बात करें तो भाग 1 आपने देखा ना विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर से आपको लेकर चलता हूं वहां पर और आपको बता रहता हूं कि फर्स्ट पेपर 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम पहला पार्ट ए देख रहे हैं ना। पार्ट ए में अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो आप पाएंगे पार्ट ए में आपका दिया हुआ है इंडियन हिस्ट्री, है ना, भारत का इतिहास जो दिया हुआ है। इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें मूल रूप से कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, गुप्त काल पढ़ना है। देखो मुगल काल नहीं है, यहां पर क्या लिख रखा है, गुप्त काल है और मौर्य काल। इनमें साहित्यिक कला और वास्तुकला का विकास कैसे हुआ, भारत में 1857 की क्रांति कैसे हुई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जैसे वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चंद्रशेखर आजाद, है ना। इसके साथ साथ भगत सिंह, सुखदेव, रासबिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी का योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कैसा रहा वो आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें तो विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं महात्मा गांधी, जिनसे सवाल आता ही आता है, जवाहरलाल नेहरू, जिनकी अक्सर पुस्तकें पूछी ली जाती है तो इनसे सवाल आता ही आता है, वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन कहते हैं, यहां से आपको पूछा जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर, इनके जो राष्ट्रीय आंदोलन में इनका जो संदर्भ है इनको आपको विशेष रूप से पढ़ना होगा। इसके साथ साथ सामाजिक और धार्मिक पुनर्जन जागरण, सामाजिक सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, इनको भी आपको पढ़ना होगा क्योंकि इन्होंने भी पुनर्जागरण में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना होता है। तो इंडियन हिस्ट्री के बाद आइए अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों राजस्थान हिस्ट्री की। याद रहे ऐसा सिलेबस टॉपिक वाइज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है विद्यार्थियों, तो पूरा जरूर देखना है। फिर हम बात करें राजस्थान के इतिहास की, तो राजस्थान के इतिहास में आपको क्या पढ़ना है,
राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहर, गणेश्वर, बेड़ार। सबसे अच्छी बात ही फर्स्ट ग्रेड की है कि यहां पर टॉपिक मेंशन कर दिए जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। तो देखो कालीबंगा, आहर, गणेश्वर, बेराट आपको पढ़ना है। 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी जो है यहां तक राजस्थान का इतिहास पढ़ना है। यानी कि आप देख रहे हैं ना, आपको कुल 10 सदियों का इतिहास पढ़ना है, 8वीं से 18वीं सदी का, जिसमें कौन कौन से अजमेर के गुर्जर प्रतिहार पढ़ने हैं, माफ कीजिए गुर्जर प्रतिहार पढ़ने हैं, अजमेर के चौहान पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है। इनके साथ साथ दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के, रणथंभौर के, जालोर के, राजस्थान के, इन सब के संबंध कैसे रहे हैं वो आपको पढ़ना है ना। रणथंभौर, जालोर के अलावा राजस्थान और मुगल, इनका संबंध कैसा था वो आपको पढ़ना है। राणा सांगा, राणा प्रताप को आपको पढ़ना है। आमेर के मानसिंह पढ़ने, चंद्रसेन पढ़ने हैं, बीकानेर के राय सिंह पढ़ने, मेवाड़ के राज सिंह जी पढ़ने हैं। यानी कि आपको देखो पहले से बताया हुआ है कि कौन कौन से राजा महाराजा आपको पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने, ये भी बता रखा है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है, आपके सामने है कि आपको क्या पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपको बताया गया है। फिर आइए आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। तो अगला है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास क्या रहा, राजस्थान में कैसे 1857 की क्रांति का मूवमेंट हुआ, राजस्थान में राजनीतिक जनजागृति कैसे फैली, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, और राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान कैसे हुआ, यह आपको पढ़ना है। राजस्थान में जो किसान एवं मजदूर के आंदोलन हुए हैं, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारहट और जोरावर सिंह बारहट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये थे राजस्थान की हिस्ट्री। फिर आगे आइए बात करते हैं, अगला पार्ट आता है आपका राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें आपको लोक देवी देवता, राजस्थान के लोक संत, वास्तुकला, मंदिर के लिए महल, पेंटिंग, विभिन्न प्रकार की चित्रकला शैलियां, स्कूल्स, मेले, त्योहार, तीज, रीति रिवाज, पोशाक, गहने, आभूषण, लोक संगीत, नृत्य, भाषा और साहित्य आपको यहां पढ़नी होती है। तो ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। फिर बात करें विद्यार्थियों, देखो पहला पार्ट पूरा हुआ और अब आता है भाग 2। भाग 2 में आपको पता है मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग के आपके सवाल ज्यादा आते हैं। तो तार्किक क्षमता और मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता में क्या क्या पूछेगा, श्रृंखला परीक्षण पूछ सकते हैं, सादृश्यता एनालॉजी आपको पूछेगा, कूट लेखन कूट वाचन पूछेगा, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, वेन आरेख आपको पूछेगा, वेन डायग्राम्स, वर्णमाला परीक्षण, अंक अक्षर संकेत श्रृंखला परीक्षण, श्रेणी क्रम आपको पूछ सकता है, सीक्वेंस आपको पूछ सकता है। फिर इसके अलावा समय अनुक्रम परीक्षा पूछ सकता है, गणितीय संक्रियाएं निष्कर्ष पूछ सकता है, अंक गणितीय तर्क शक्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों की पर्याप्तता, घन घनाभ और पासा। तो ये था आपका भाग ब, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना था तो आपको पता ही चल चुका है, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के सवाल। अब भाग ब में जो विद्यार्थियों आपके सांख्यिकी है ना, सांख्यिकी में देखिए माध्यमिक स्तर में क्या क्या पूछेगा, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, डाटा का प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन कैसे होता है, डेटा का ग्राफिक प्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेंट्रल टेंडेंसी के उपाय क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय क्या है, वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत डेटा के माध्य माध्यिका और बहुलक क्या है, मीन मोड मीडियन क्या है, ये आपको पढ़ने होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फिर आइए अगला आ जाता है आपका गणित। गणित भी आपका माध्यमिक स्तर में हम बात करें तो इसमें प्राकृत और पूर्ण संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ये सब आपको इसमें पढ़ना होता है गणित में। फिर बात करें हिंदी की, हिंदी में क्या पढ़ना है, संधि संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम और विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, समश्रुति, विभिन्नार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक जो हिंदी शब्द होते हैं उनको आपको पढ़ना होता है। इंग्लिश की बात करें विद्यार्थियों तो देखो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, टेंस पढ़ने हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस आपको पढ़नी है, नेरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने हैं, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स आपको पढ़ने हैं, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस आपको पढ़ने हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड कनेक्टिव्स आपको पढ़ने होते हैं इंग्लिश विषय के लिए। फिर आइए आगे बात करते हैं तो अगला आता है आपका ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स जैसे विथ देयर हिंदी वर्जन। तो जो ऑफिशियल टर्म्स होती है जो लेटर्स में और इनमें यूज की जाती है वो आपको पढ़नी होती है, एंटोनिम और सिनोनिम आपको पढ़ने होते हैं, है ना। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस आपको पढ़ने होते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आपको पढ़ने होते हैं, एक जैसे शब्द आपको पढ़ने होते हैं, वही विलोम शब्द है ना, पर्यायवाची शब्द यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं, यहां पर भी आपको प्रीफिक्स सफिक्स उपसर्ग प्रत्यय देखने को मिलते हैं, वो अंग्रेजी वाले पढ़ने हैं आपको, बस इतना सा काम करना है। फिर अगली बात करें तो अगला सबसे इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है भाग 3 जिसमें करंट अफेयर दिया हुआ है इंडिया और राजस्थान का। अब विशेष ध्यान देना करंट अफेयर में भी आपको क्या पढ़ना है, देखो पहले तो सेंसस पढ़ना है 2011 का, जनगणना 2011 की पढ़नी राजस्थान और भारत की। भारत में विकास के वर्तमान कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में आपको पढ़ने हैं कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कौन सी संस्थाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं, भारत में विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की कौन कौन सी योजना है, विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में उड़ान योजना जैसे चली थी, बहुत सवाल पूछे गए, है ना। कौशल विकास को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन कौन से चलाए जा रहे हैं वो आपको इस करंट अफेयर में पढ़ने होते हैं। फिर आइए आगे बात करें तो इसमें आपको नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन और उनकी भारत में जो क्षमताएं हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की रिसोर्सेज और उनकी जो इंडिया में कैपेसिटी है वो आपको पढ़नी है, राजस्थान की स्वास्थ्य और स्वच्छता योजनाएं आपको पढ़नी है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, भारत और दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति और स्थान, वर्तमान मुद्दे, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है।
फिर आइए बात करें तो भारत की विज्ञान और साइंस एवं टेक्नोलॉजी की जो कॉन्करेंट घटनाएं हुई वो आपको पढ़नी है। नेशनल इंटरनेशनल कौन कौन से रिवॉर्ड और सम्मान आपको पुरस्कार दिए गए, पुस्तकें कौन कौन सी है, भारतीय लेखक कौन से, और खेलों से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। ये था आपका करंट अफेयर। और अंतिम आता है आपका विद्यार्थियों, देखो आपका कौन सा है, जीएस वाला जो पोर्शन है भाग 4 है ना, सामान्य विज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। इसके अगर बात करें तो परमाणु अणु, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण, इक्वेशंस, कार्बन और इसके यौगिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो इसमें आपको फिजिक्स जो पढ़नी पड़ती है, उसमें बल, गति के नियम, कार्य एवं ऊर्जा आपको पढ़नी पड़ती है भौतिक में, यानी भौतिक विज्ञान फिजिक्स में। फिर बात करें विद्यार्थियों जीव विज्ञान बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपको टिश्यू ऊतक पढ़ने होते हैं, नियंत्रण और सामंजस्य समन्वय पढ़ना होता है, आनुवांशिकता और जैव विकास पढ़ना होता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ना होता है, पर्यावरण संरक्षण पढ़ना होता है, जैव विविधता और पोषणीय विकास आपको पढ़ना होता है। यह है आपका बायोलॉजी का सिलेबस। अब जनरल साइंस के अलावा इसी भाग 4 में आपको देखने को मिलती है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी तो लिख रखा है सिलेबस में, लेकिन पढ़ना क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, भारत की जो संघ कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राजस्थान प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा है, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायपालिका भी आपको पढ़नी पड़ती है भारत में, बोर्ड और आयोग पढ़ने पर। यानी कि आप देख पा रहे हैं कार्यपालिका भी पढ़नी है, व्यवस्थापिका भी पढ़नी है और न्यायपालिका भी पढ़नी है। भारत में कौन कौन से प्रमुख बोर्ड बनाए गए हैं, उनके आयोग कौन कौन से हैं वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान का परिचय आपको पढ़ना पड़ता है, स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी राजस्थान की वो पढ़ना पड़ता है, अपवाह तंत्र क्या है, ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, नदियां, जिले कौन कौन सी वो आपको पढ़ना पड़ता है, जलवायु कौन सी है यहाँ पर, जनसंख्या कौन सी है, राजस्थान की कृषि और इसके उद्योग कौन कौन से हैं जो यहाँ उपयोग में लिए जाते हैं, ये काम कर रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं, राजस्थान में कौन कौन से खान एवं खनिज हैं वो आपको पढ़ने हैं, और एनर्जी सोर्सेज, ऊर्जा स्रोत पढ़ने हैं, परिवहन पढ़ना है और पर्यटन पढ़ना है। ये है राजस्थान की ज्योग्राफी के पार्ट। ठीक है, अब अंतिम भाग जो आपका रह गया विद्यार्थियों, अंतिम भाग 5। मैंने आपसे कहा था भाग 5 की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ देना, क्योंकि यहां पर आपको शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन आपको पढ़ना है, साइकोलॉजी आपको पढ़नी है, आरटी 2009 पढ़ना है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। अब साइकोलॉजी में आपको एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको क्या पढ़ना है, एजुकेशन मैनेजमेंट में आपको देखो सबसे पहले तो एजुकेशन मैनेजमेंट होता क्या है, इसका कंसेप्ट पढ़ना है, इसका कार्य और इसके सिद्धांत पढ़ने हैं। शैक्षिक प्रबंधन का शिक्षा में कुल गुणवत्ता प्रबंधन क्या है, टीक्यूएम की अवधारणा क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपको पढ़ना है। सुपरविजन और इंस्पेक्शन क्या होता है, पर्यवेक्षण निरीक्षण क्या है वो आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग यानी संस्थागत नियोजन क्या होता है। शैक्षिक प्रबंधन में लीडरशिप की स्टाइल्स, नेतृत्व की शैलियां कौन कौन सी वो आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा देखो बी पार्ट जो आता है इसी में है ना, एजुकेशन मैनेजमेंट में, इसमें आपको राजस्थान के शैक्षिक अभिकरण पढ़ने होते हैं कि कौन कौन सी संस्था है राजस्थान में जो मैनेजमेंट का काम कर रही है, कौन कौन सी है। तो एक है एससीईआरटी, एक है बीएसईआर, एक है आईएएसी, एक है डाइट, एक आप याद करें इसमें राजस्थान शिक्षा पहल जो है वो आपको पढ़नी होती है ना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जिसको हम कहते हैं आरएसओएस, वो आपको पढ़नी होती है। इसके अलावा राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल यानी कि आरएसटीबी आपको पढ़ना होता है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल में। इसके अलावा आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य पहल जो है जिसको हम कहते हैं SIQE, ये आपको पढ़ना होता है SIQE। अब इसमें आपको पढ़ना होता है दीक्षा राइज जो है विद्यार्थियों, ये उदय नहीं है, याद रखें दीक्षा राइज आपको जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो पढ़ना होता है। इसके अलावा स्माइल प्रोग्राम, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, समग्र शिक्षा अभियान, समसा जिसको हम कहते हैं, और सबसे अंत में आरटी 2009। ये था आपका एजुकेशन मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस। अब अंतिम पांचवें पार्ट में जो साइकोलॉजी इस बार जोड़ी है, साइकोलॉजी की बात करें तो इसमें शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान का महत्व, जिसमें अधिगमकर्ता, शिक्षक, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, स्कूल प्रभावशीलता आपको पढ़नी है। शिक्षण अधिगम के बाद इसमें जो सेकंड आ जाता है विद्यार्थियों, वो सेकंड पार्ट रहता है। इसमें देखिए किशोर शिक्षार्थी का विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास कैसे होता है। मूल रूप से सामाजिक विकास और भावनात्मक, संज्ञानात्मक पर ज्यादा जोर देना है। टीचिंग लर्निंग कैसे होती है ये आपको पढ़ना होता है कि सीखते कैसे हैं, सिखाते कैसे हैं, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या कहती है, संज्ञानात्मक थ्योरी क्या कहती है, और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे होते हैं इनको सिखाने के लिए जो सिद्धांत कैसे काम में लिए जा सकते हैं वो आपको पूछने होते हैं, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो किशोरों की सीखने की विशेषताएं, शिक्षण के लिए इसके निहितार्थ आपको पढ़ने होते हैं, है ना, तो इंप्लीकेशंस क्या क्या है। अंतिम रूप से बात करें तो देखो अगला आता है किशोर शिक्षार्थी का प्रबंधन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, उसकी मेंटल हेल्थ, समायोजन, कुसमायोजन आपको पढ़ना है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पढ़नी पड़ती है और मेंटल हेल्थ पर ये कैसे इफेक्ट करती है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो टेक्निक्स है इन बच्चों को पढ़ाने की, किशोरों को पढ़ाने के लिए जो मेंटल टेक्निक्स अपनाई जाती है वो कौन कौन सी युक्तियां हैं वो आपको पढ़नी होती है यहां पर। अंतिम इसकी जो 5वीं यूनिट है विद्यार्थियों वो है आपकी किशोर शिक्षार्थी के लिए इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इसका उपयोग क्या है, शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम की सामग्री क्या है तैयार करना, इसका उपयोग करना, विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण क्या है, टीचिंग मॉडल कौन कौन से यूज लिए जाते हैं, जैसे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, साइंटिफिक इंक्वायरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग ये क्या होता है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। तो ये विद्यार्थियों ये आपका कंप्लीट सिलेबस था जो मैंने आपको टॉपिक वाइज बताया, जो शायद ही यूट्यूब के इतिहास में आपको और कहीं देखने को मिलेगा। फर्स्ट
मोस्ट पेपर की पूरी तैयारी के लिए लक्ष्य क्लासेस हमेशा से आपका प्रतिबद्ध रहा है और आपका फर्स्ट पेपर पास कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चिंता ना करें, अगर हम इतनी गारंटी लेते हैं तो आपको एक गारंटी लेनी है, तैयारी अभी से शुरू करनी है और कहां से करनी है वो आपको अच्छे से पता है। जी हां दोस्तों, आपको पता है कि लक्ष्य परिवार के यहां से कई सारे फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हुए हैं। तो आप भी यदि उन्हीं सिलेक्शन में से एक बनना चाहते हो और अगले साल यहां आकर मेरे साथ इंटरव्यू देना चाहते हो तो आपके लिए लक्ष्य क्लासेस अभी लेकर आया है दिवाली महाधमाका ऑफर। विद्यार्थियों, ये केवल धमाका ऑफर नहीं है, याद रखना, ये आपकी सरकारी सफलता, सरकारी नौकरी की बुनियाद रखने का काम होगा। यहां से आपके सरकारी नौकरी के सपने की नींव रखी जाएगी और इसके लिए अभी विशेष 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच दिवाली महाधमाका ऑफर चल रहा है। और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर विद्यार्थी को अफोर्डेबल एजुकेशन का जो उसका सपना है वो पूरा हो। इसके लिए अभी 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच सभी ऑनलाइन कोर्सेज लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैचेस 90% डिस्काउंट के साथ आपको दिए जा रहे हैं, फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है और 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी दी जा रही है। तो इससे बेहतर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। और इतने कम समय में यदि आप अच्छा कंटेंट पाना चाहते हैं और वो भी गुणवत्ता युक्त विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रदान किया गया है तो जुड़ना नहीं भूलना है इस शानदार दिवाली धमाका ऑफर से और अपनी तैयारी को नए आयाम पर पहुंचाना है। आप यदि किसी प्रकार से ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्यारे साथियों, आगामी 6 नवंबर को प्रातः 10 बजे लक्ष्य परिवार आयोजित करने जा रहा है एक निःशुल्क महासेमिनार, जहां से नए बैचेस भी प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन में भी। याद रहे, आप चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एसआई कांस्टेबल, टैक्स असिस्टेंट, वीडियो, ग्राम सेवक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, है ना, या फिर जेल प्रहरी, लैब असिस्टेंट, किसी की भी तैयारी करें, आप सबके लिए यहां पर 6 नवंबर से ही आपके नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं। और 6 नवंबर से पहले यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो विद्यार्थियों आपको फीस में मिलने वाला है सीधा ऑफलाइन फीस में 5,000 रुपए तक का डिस्काउंट। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो बेहतरीन व्यक्ति वो है जो समय पर जागता है, समय पर कार्य करता है और समय पर सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि एक उम्र निकलने के बाद इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हकीकत यह है कि हाथ जो हम देख रहे हैं वो सपना है और कल जो होगा वो हकीकत में बदलेगा, लेकिन वो तब बदलेगा जब आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन है कि अब ज्यादा देर ना करें। अब समय नहीं रहा है कुछ खोने का, अब समय है कुछ बनने का और अपना पद निर्धारित करने का। तो कब तक बेरोजगारी की मार को ऐसे ही झेलते रहेंगे? आखिरकार अपनी तैयारी को सफलता में बदलने के लिए ये अंतिम अवसर आप अपनाएं और एक बार लक्ष्य परिवार पर पूरा भरोसा करके अपनी तैयारी में जी जान से जुड़ जाएं। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आपकी सफलता जरूर सुनिश्चित होगी। तो आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। इसी के साथ और भी इंफॉर्मेटिव सेशन में मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।